दिन के 12 बजते ही रत्तो बेचैन हो जाती थी। तुरंत अपने बक्से की तरफ झपटती थी और एक चिट्ठी निकालकर अमरैया की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज भी 12 बजते ही उसने ऐसा ही किया। आंगन में बैठी माँ उसे देखकर भी अनजान बन गई और रत्तो के दरवाजे से बाहर जाते ही अपने पल्लू से अपनी आँखों में उमड़ते आंसुओं को पोंछने लगी। यही वह समय होता था जब डाकिया अपनी साइकिल पर चिट्ठियों से भरा बस्ता रखकर अमरैया के सामने की पगडंडी से गुजरता था। रत्तो रोज आशा भरी नजरों से डाकिया बाबू को इस उम्मीद से देखती थी कि हो सकता है कि कभी चाचा उसे कोई चिट्ठी पकड़ा कर कहें कि बिटिया यह लो, आज तो तुम्हारे नाम पवन बाबू की चिट्ठी आई है। वह दौर गुजरे साल से ऊपर बीत चुका था जब यही चाचा हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी लाकर देते थे और बड़े प्यार से पुकारते थे, रत्तो बिटिया, दामाद बाबू का सनेसा आ गया है, तैयारी कर लो ससुराल जाने की। और फिर माँ से हंसते हुए कहते थे, बड़ी भाग्यशाली हो भौजी, हीरा जैसे दामाद खोज कर लाई हो। कितना प्यार करते हैं हमारी बिटिया से। रत्तो के गाल यह बात सुनते ही गुलनार हो जाते थे। हाथ से ओढ़नी का पल्लू पकड़कर शरमाई शरमाई सी वहाँ से भागकर कोठरी में समा जाती थी। 5वीं तक पढ़ी थी रत्तो, सो चिट्ठी पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी। जोड़कर पति की वह प्रेम की पाती को पढ़ लेती थी। उफ, कैसी कैसे प्यार की शायरी से भरे होती थी वे चिट्ठियाँ। लगता था कि पवन बाबू ने दिल ही चीर कर रख दिया है सामने। ना जाने कितने वादे साथ जीने मरने के, जाने प्यार की कितनी कस्मों से भरी रहती थी वे बतियाँ। सदा लिखते थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, 7 जन्मों का नाता है मेरा तुम्हारा, मैं तो 14 जन्मों तक तुम्हारा ही रहूँगा। रत्तो, बिना तुम्हारे मेरा कुछ नहीं। उन्हीं चिट्ठी को पकड़कर रात भर रोती थी रत्तो। पति के साथ बिताए वही दिन तो बेचैन कर रहे हैं रत्तो के आज आँखों से आंसुओं की निर्झर नदी सैलाव बनकर बह रही है। कभी इन चिट्ठियों को सखियों संग पढ़ती थी रत्तो। उनकी छेड़खानियों का मज़ा लेती थी रत्तो। वे पढ़ पढ़ कर कितनी चुटकियाँ लेती थी चिट्ठी में लिखी शायरियों पर। जितनी चुटकी उतने ही गाल दहकते थे रत्तो के। आँखें लज्जा से झुक जाती थी पर मन ही मन मुस्कुराती ही रहती थी रत्तो। अब डाकिया चाचा का इंतज़ार वह रोज करती थी 12 बजे। चाचा भी जानते थे कि रत्तो किस उम्मीद पर बैठी रहती है रोज, पर वह आवाज़ नहीं लगाते थे कि बिटिया तुम्हारी चिट्ठी आई है पवन बाबू की। वह उसी पगडंडी से रोज गुजरते थे। दिल पर बोझ लेकर भरसक प्रयास करते थे कि रत्तो की आंखों की उम्मीद से उनकी आंखें ना टकरा जाए। वह सिर नीचा किए जल्दी से जल्दी वहाँ से गुजरने की कोशिश करते थे। जानते थे कि जब तक वे दिखेंगे तब तक रत्तो की आंखें उनका पीछा करेगी। कितनी बार लिख चुके हैं हक में कि यहाँ से उनका तबादला करवा दें, पर ना तो तबादला ही हो रहा है और ना रत्तो की आंखों की वीरानी झेली जा रही थी। यहाँ बैठकर रत्तो तो अपने ब्याह की यादों के समंदर में डूबी जा रही थी रोज की तरह। 5वीं में पढ़ती थी रत्तो जब बापू ने माँ को खुशखबरी सुनाई थी कि शहर में रहने वाले मनोहर लाल श्रीवास्तव जी के सुपुत्र चिरंजीव पवन कुमार के साथ रत्तो का विवाह तय हो गया है। पवन कुमार उस समय 10वीं में पढ़ते थे और 2 माह बाद रत्तो का ब्याह हो गया। रत्तो बहुत खुश थी अपने ब्याह पर। नए नए गहने, नए नए कपड़े, जाने कितनी मिठाई छुप कर खाई थी सखियों के संग, कोई हिसाब नहीं। गौने की रस्म 3रे साल की ठहरी और वह नन्ही सी रत्तो श्रीमती रत्तो बन गई। ब्याह के बाद माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी।
यह कहते हुए कि अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी के काम सीखना है, ससुराल में यही विद्या काम आएगी। तीसरे बरस गौना हुआ, बाकी छैल छबीला पति पाकर रत्तो निहाल हो गई। उस पर पवन का इतना प्यार कि वह बली बली जाती थी। पवन भी सुगढ़ अपूर्व सुंदरी पत्नी के रंग में रंग गया। बालक बर बालिका बधू पढ़ाई लिखाई छोड़कर पवन बाबू दिन भर पत्नी के आगे पीछे डोलने लगा। मूंछ की रेखा तो अभी निकली ही शुरू हुई थी। दोनों ही ना समझी के उस दौर में थे कि कुछ सुध बुध नहीं रहा। बस रत्तो दिन भर ठुमकती और पवन बाबू निहाल होते रहते। माँ की आंखों से बचकर सारे दिन पवन बाबू का वह प्यार का सागर ही तो मन ही मन में फांस की तरह चुभता है। यादों की वह गठरी दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती है। वह सोने से दिन थे, चांदी सी रातें थी, जब दो नौजवान होती धड़कनें किसी बंधन को नहीं मानना चाहती थी। माँ की सख्त निगरानी फैल हो जाती थी। दोनों हर मिले मौके में दिन रात एक दूसरे में खोए रहते थे। दिन रात प्रेम के झूलों की पेग भरने का नतीजा यह निकला कि पवन बाबू बरहमी की परीक्षा में फेल हो गए। मनोहर लाल श्रीवास्तव जी को लगने लगा कि ना समझ बहू के रहते पवन बाबू की पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो जाएगी। तुरंत रत्तो के बापू को बुलाया गया, सब बातें समझाई गई। फिर कहा गया कि पढ़ाई पूरी होने तक रत्तो मायके में ही रहेगी, उसके उपरांत उसे ससुराल बुला लिया जाएगा। दोनों नवांगतुक प्रेम के दीवानों पर यह फैसला गाज बनकर गिरा। ना तो किसी ने ब्याह में मर्जी पूछी और ना दोनों को दूर करते समय। यही दौर था जब पवन बाबू प्रेम रस की धार बहाते हुए चिट्ठी लिखा करते थे। पहले हर हफ्ते चिट्ठी आती रही, फिर महीने में एक बार, फिर छठे छमाहे। 5 साल बाद पवन बाबू परीक्षा पास करते ही ऑफिसर की नौकरी पा गए। रत्तो की आंखों में सुनहरे सपने सजने लगे कि अब वह पति के पास होगी, प्यार का सुनहरा संसार बसेगा। कि वह गाज फिर गिरा जिसकी कल्पना भी रत्तो ने नहीं की थी। चिट्ठियों के बढ़ते अंतराल को वह पवन बाबू की बढ़ती व्यस्तता को मानती रही। वह यह नहीं समझ पाई कि यह दूरियां अब मन की दूरियों में तब्दील हो चुकी है। आज उस आखिरी चिट्ठी को आए 6 माह गुजर गए कि जिसमें पवन बाबू ने लिखा था कि अब वे अफसर की कैटेगरी में है और अनपढ़ पत्नी के साथ उनका गुजर बसर नहीं हो सकता, अतः वे तलाक चाहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती उनके माता पिता की है कि कच्ची उम्र में उनका ब्याह हो गया था और अगर रत्तो चाहे तो उनके साथ रह सकती है। वे गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। रत्तो के प्रेम के घरौंदे की नींव इतनी कच्ची निकली कि किसी सुजाता वर्मा ने उसकी जगह पवन बाबू के जीवन में ले लिया, जो उनके ही साथ पढ़ती थी और साथ ही नौकरी कर रही थी। टूटे हुए सपनों के साथ रत्तो का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। वह हर दिन उस आखिरी चिट्ठी के साथ अमरैया में इंतजार करती रही कि डाकिया चाचा कहें कि रत्तो बिटिया, पवन बाबू का सनेसा आ गया है, अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। रत्तो जानती थी कि यह मृच्छिका का भंवर जाल है जिससे वह कभी भी नहीं उबरेगी। यह वह प्यास है जो अब कभी बुझेगी नहीं। पर एक बार वह ऑफिसर पवन बाबू से पूछना चाहती थी कि अगर यह शादी उनकी गलती नहीं है तो क्या यह शादी रत्तो की गलती है, और अगर उसकी भी गलती नहीं है तो सज़ा की हकदार सिर्फ वही क्यों। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।